प्यारे बच्चों, मैं ब्रजेंद्र कुमार विश्वकर्मा जीव विज्ञान का अध्यापक हूँ। कक्षा 10 के विज्ञान के तीसरे भाग का प्रथम जो अध्याय है वह जगत है, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण सजीव जातियों के अध्ययन और उनके जीवन काल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि सभी सजीव किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सजीवों के जीवन काल को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम ये जानना होगा कि इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण जीव जगत के साथ साथ संपूर्ण निर्जीव जगत का भी अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा ही परस्पर हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमारे जीवन का क्या महत्व है। ये सारे अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स पे। वो है सजीव। सजीव वह है जो परस्पर दो रूपों में देखा जाता है, क्योंकि सजीव को जानने के लिए निर्जीव भी हमें जानना आवश्यक है। अर्थात जीवन की दो पहलुएं हैं, एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव। सजीव वे हैं जो परस्पर पर्यावरणीय, वातावरणीय और जैविक क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन काल को जीते हैं। साथ में वे रासायनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा अपने जीवन काल को भी संपन्न करते हैं। निर्जीव वे होते हैं जो निर्जीव अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा अपने आप को बनाते और समाप्त भी करते। सजीव जीवन काल की वो अवस्था होती है जिसके अंतर्गत हम जीवन के समस्त तात्पर्य को समझ सकते हैं। सजीव जीवद्रव हमेशा सक्रिय रहते हैं, अर्थात जिनमें वृद्धि, जनन, उपापचय एवं पर्यावरणीय प्रति अनुकूलता की क्षमता पाई जाती है और साथ में लगातार उन्हें ऊर्जा प्राप्त होता रहता है, वही सजीव कहलाते हैं। सजीव के शाब्दिक अर्थों को देखा जाए तो सजीव का जीवन काल निर्जीव के द्वारा भी संपन्न होने में सबसे अहम होता है, जो एक दूसरे से ये निर्भर करता है कि जीवन का क्या महत्व है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सजीव और निर्जीव के दोनों के बीच कुछ ऐसे विशिष्ट समानताएं और असामान्यताएं होंगी जो एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। जैसे कि सजीव के लक्षण, सजीव के बहुत सारे अच्छे लक्षण होते हैं जो निर्जीव पदार्थों से पृथक करते हैं या निर्जीवों से पृथक करने का कार्य करते हैं। जैसे कि कोशिकीय संगठन, अपितु दोनों सजीव और निर्जीव दोनों में कोशिकाओं का संगठन पाया जाता है, परंतु जब सजीव के रूप में होता है, जीवन काल को जीता है, तो उसकी कोशिकीय संरचना जो है निरंतर कार्य करती रहती है और वह जो पूरे संपूर्ण जीवन की एक इकाई होती है। यानी सजीव के संपूर्ण जीवन की एक इकाई एक कोशिका होती है और यह निर्जीव से उस अवस्था में अलग हो जाता है या पृथक हो जाता है जब इन कोशिकाओं के काम करने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और ये मृत अवस्था में आ जाते हैं, तो ये निर्जीव हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा होता है आकृति एवं अमाप। सजीवों में एक निश्चित आकृति एवं माप पाया जाता है जो जीवन काल
हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है, परंतु निर्जीव में ऐसी कोई घटना नहीं पाई जाती है कि वो अपने आकृति तो समान रहेगी, परंतु अमाप कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी कोशिका के संगठन में ऐसे गुण नहीं पाए जाते क्योंकि वो निर्जीव अवस्था में रहता है। वृद्धि सजीव उन्हीं कोशिकाओं के बल पर वृद्धि करता रहता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव में जैसे कि आपका अमीबा है, और बहुकोशिकीय जीवों में हम अपने आप को ले सकते हैं और अन्य जानवरों को भी ले सकते हैं। सजीव में पोषण की क्रिया होती है, न्यूट्रिशन की क्रिया होती है। न्यूट्रिशन वह क्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है। निर्जीव में यह क्रिया नहीं पाई जाती है, अपितु निर्जीव पे पाए जाने वाले कुछ कवक और फंजाई कवक और फंगिसाइड्स को इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये उस निर्जीव अवस्था से अपने आप को भोजन ग्रहण करते हैं। उपापचय मेटाबॉलिज्म यह सजीव की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा सजीव अपने अंदर ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को धीरे धीरे करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करके उनको बाहर निकालने का कार्य करता है, जबकि निर्जीव की अवस्था में ऐसा कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद आता है रिस्पायरेशन। सबसे महत्वपूर्ण भाग है सजीव के जीवन में। सभी सजीवों को पोषण के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्वसन के माध्यम से ही सजीव ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वरूप भोजन का उपापचयी क्रियाएं होती हैं और वो भोजन टूट करके ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। उसके बाद उत्सर्जन। सजीव का एक अविशिष्ट गुण ये भी है कि जो भी ऊर्जा जिन भी भोजन से उसे प्राप्त हुआ है, वो सारे के सारे ऊर्जा ग्रहण करने के बाद अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन की क्रिया को करता है। बहुत सारे जीवों में ये अलग अलग तरीके से होता है। कुछ यूरिकोटेलिक होते हैं, कुछ अमोनियोटेलिक होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सजीव और निर्जीव एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात होती है ये कि सजीव में गमन की क्रिया पाई जाती है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता आ सकता है, परंतु बच्चों ध्यान रखना आप लोग कि सजीव में जीवों के साथ साथ पेड़ पौधे भी आते हैं, यानी जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधे भी आते हैं और पेड़ पौधों में भी जीवन पाया जाता है और जीव जंतुओं में भी जीवन पाया जाता है। पेड़ पौधे भी श्वसन, वृद्धि, पोषण, उपापचय, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, परंतु जंतुओं और पेड़ पौधों में एक नाम मात्र का ही कुछ परिवर्तन या अंतर पाया जाता है, जैसे कि गमन। जंतु हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है, अर्थात ये चलज होता है, परंतु पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, इस नाते वो अचल होते हैं। परंतु अचल होते हैं, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पौधों में जिस प्रकार से सजीव के अंतर्गत जीवों में कोशिकीय संगठन की क्रिया से लेकर के उत्सर्जन तक की क्रिया पाई जाती है, उसी प्रकार से पौधों में भी वही संपूर्ण क्रियाएं पाई जाती हैं। पौधों में केवल गमन की क्रिया नहीं पाई जाती है जो जंतुओं से उसे अलग करती है। इसके बाद आता है इसमें एक अहम और सबसे महत्वपूर्ण 2-3 और टॉपिक्स में, जैसे कि आपका है सहनशीलता, संवेदनशीलता, अनुकूलता, अस्थितिकता, यानी सेंसिटिविटी, एडेप्टिविटी और होमोस्टैटिस। यह वो प्रक्रिया है जो किसी भी सजीव को, अर्थात पेड़ पौधे हों या जंतु हों, उनको वातावरण के प्रति, इन्वायरमेंटल के प्रति ये
प्रदर्शित करने पे मजबूर कर देता है कि वह किस प्रकार के वातावरण में, किस अनुकूलता में अर्थात परिवर्तन, तापीय परिवर्तन और किस संवेदनशीलता के अंतर्गत अपने आप को जीवित रखते हैं। अब से और सबसे अहम महत्वपूर्ण एक और टॉपिक इसमें जोड़ता चला जाता है, वह है आपका जनन। सजीवों का संपूर्ण जगत में आने के बाद सबसे अहम कार्य था कि अपने जीवन काल को बचाना, अर्थात अपने संपूर्ण जीवन काल में वह क्रिया करना जिसके अंतर्गत वह अपनी पीढ़ी को एक पीढ़ी से यानी 1 साल से 10 साल आगे तक बढ़ा सके। यानी एक दर पीढ़ी होने की क्रिया के लिए सभी सजीव जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने आप की वृद्धि करते हैं। इसके बाद आता है जीवन चक्र। जीवन चक्र वह क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी सजीव कभी भी अछूता नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन चक्र ही सत्य है। इसके अंतर्गत अगर कोई सजीव इस पृथ्वी पे इस जीवन काल में जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु संभव है, अपितु वह मध्यांत में अपने संपूर्ण जीवन को जीते हुए ही अपनी निश्चित अवधि के बाद ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी के अंतर्गत आता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसे कहते हैं हम, यानी जैव विकास। इसके अंतर्गत अर्थात कालांतर में जब धीरे धीरे जीवों के शरीर में परिवर्तन होता गया तो ये नई जीवों के रूप में विकास करने लगे, नई जैव जीवों के रूप में विकास करने लगे, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर रूप में ये अपने आप को परिवर्तित करने लगे। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रही, इसी को हम जैव विकास की प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया निर्जीवों में नहीं पाई जाती है, इस नाते उनमें जैव विकास की प्रक्रिया नहीं होती है। ये संपूर्ण जितने भी आपको टॉपिक्स बताए हैं गए हैं, उसमें जितने भी आपको टॉपिक दिए गए हैं, ये सारे के सारे जैव जगत के संपूर्ण जीवों का मूल अवधारणा होती है। इसके अंतर्गत वे अपने संपूर्ण जीवन को जीवित रख सकते हैं, जैव विकास की क्रिया में भाग ले सकते हैं और साथ में अपने संपूर्ण जीवन जीने के बाद यानी जन्म लेने के बाद और प्रौढ़ा से वृद्धा, यौना, वृद्धा और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। जैव विविधता की इसी के अंतर्गत आता है सजीवों के जैव जगत के अंतर्गत आता है जैव विविधता वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को एक ही वातावरण में जीते हुए पाते हैं। ये संपूर्ण जीव अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय अर्थात धर्म व अन्य अपने वातावरणीय जीवन को जीने वाले होते हैं, परंतु इन संपूर्ण जीवों को हम अगर कहीं प्राप्त करते हैं तो ये होता है जैव विविधता। इसके अंतर्गत हम संपूर्ण जीव जातियों को, पेड़ पौधों को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि वे एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं।